करेंगे इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। जी हाँ दोस्तों, 1858 आपको याद आ रहा होगा, 1857 की क्रांति याद है आपको। 1857 में जो रिवॉल्यूशन आया था भारत में, तो उस रिवॉल्यूशन के कारण जो है ये एक्ट लाना अब गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई थी। और अब यहां से जो है ना ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसका नजरिया अब बदला बदला नजर आ रहा था। क्यों? 1857 की क्रांति के कारण। तो हुआ क्या यहाँ पर दोस्तों, इस एक्ट की विशेषता क्या थी? ये एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 का, इसकी मेन विशेषताएं क्या थी? तो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंपनी रूल वाज एबोलिश्ड। कंपनी का रूल अब यहां से समाप्त कर दिया। और बहुत बड़ा कदम था ये, बहुत बड़ी एक्शन ली गई थी यहां से कंपनी पर। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। कंपनी जो अभी तक डायरेक्टली शासन कर रही थी भारत पर, अब वो कंपनी का शासन कर दिया समाप्त। अब भारत का जो कंट्रोल था पूरी तरह से अब ब्रिटिश क्राउन के पास जा चुका था। इस समझिए, ब्रिटेन के राष्ट्रपति के हाथों में जा चुका था। अब ब्रिटेन के राष्ट्रपति भारत पर शासन कर रहे हैं। और अब उनका एजेंट के रूप में काम कौन कर रहा है? कंपनी अब एजेंट के रूप में काम कर रही है। क्लियर है? तो क्रिएटेड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो दोस्तों जैसे ही 1858 का ये एक्ट पारित होता है, तो इस एक्ट के माध्यम से पहले तो कंपनी का शासन समाप्त किया, ब्रिटिश क्राउन के पास सीधे तौर पर ये शासन चला गया। उसके बाद में एक सेक्रेटरी का पद भी जो है स्थापित किया गया जो है ब्रिटेन में ही, ब्रिटेन की संसद में सेक्रेटरी का पद स्थापित किया, जिसका काम था इंडिया के कामकाजों को देखना, कंपनी के कामकाजों को देखना कि कंपनी किस प्रकार से इंडिया में काम कर रही है, शासन कर रही है। क्लियर है? तो सारे इंस्ट्रक्शन अब कंपनी को ब्रिटेन के क्राउन की ओर से जाने लगे थे, किस प्रकार से उनको शासन करना है। यहां से इंडिया ऑफिशियली बिकम अ कॉलोनी अंडर द ब्रिटिश क्राउन। जी हाँ दोस्तों, इसी एक्ट के माध्यम से 1858 के इस एक्ट से ही अब इंडिया जो है कंपनी का गुलाम ना रह करके अब किसका गुलाम हो चुका था? कॉलोनी बन चुका था। किसकी? ब्रिटिश क्राउन की। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर अब पूरी तरह से भारत जो है अब पूरी तरह ब्रिटिश क्राउन के अंडर जा चुका था। कंपनी का शासन यहीं से समाप्त होता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन यहां से प्रारंभ होता है। और अब एंड तक ब्रिटिश क्राउन का ही शासन भारत पर चलने वाला है। तो याद रखिएगा, इसके बाद में कुछ काउंसिल एक्ट आते हैं 1861 में, 1892, 1909 में। क्लियर है? तो यहाँ पर 1861 का जो एक्ट था उसकी तीनों की साइमल्टेनियसली हम इनकी विशेषताओं को जरा देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना दोस्तों, तो जो मेन फैक्ट हैं आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। और उन फैक्टों को हम स्टोरी के चक्कर में पूरा जो है यहाँ से मिस कर देते हैं। तो वही गलती आप लोगों को नहीं करनी है। बट मेरा कहना यह भी नहीं है कि आप बुक ना पढ़ो, स्टोरी ना पढ़ो। स्टोरी पढ़ना और डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, बट उस डिटेल को हम यहाँ पर समाहित नहीं कर सकते। तो डिटेल आप लोग क्या करेंगे, सेशन को लेने के बाद में पॉसिबल हो तो तुरंत सेशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद में आपके पास जो भी बुक हो ना, उस बुक में इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। तो आपका जो भी छोटे मोटे जो भी डाउट होंगे वो पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे और आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, इंडियन काउंसिल एक्ट तीनों को साइमल्टेनियसली जरा समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस थी एक्ट की। तो 1861 में जो है यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया विद इंडियन मेंबर्स। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आई इंडिया में ये 1861 वाले काउंसिल एक्ट के माध्यम से आई थी। और इसी में दोस्तों भारतीयों को, भारतीय जो पीपल थे इनको पार्टिसिपेशन दिया गया, इसमें इस भाग दिया गया था। एक कम मात्रा में बढ़ दिया गया, कम पावर कम मात्रा के साथ में, लेकिन भारतीयों को खुश करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को भाग हिस्सा दिया गया। क्लियर है? इसके अलावा फिर अगला काउंसिल एक्ट आता है 1892 में, गेव लिमिटेड पावर्स टू डिस्कस द बजट। जी हाँ दोस्तों, तो अब यहां पर कंपनी को जो है ना बजट भी तैयार करने के लिए कुछ पावर दे दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि अब आप खुद अपना बजट तैयार कर सकते हैं भारत के लिए। और इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट काउंसिल एक्ट आता है जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी इस एक्ट की, जिसके लिए एग्जाम में इसको बार बार पूछा जाता है, उसका पीछे था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम कम्युनिटी।
ठीक है। तो मुस्लिम समुदाय के लिए जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो लंबे समय से वो मांग कर रहे थे, उसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या कहें कि 1909 के एक्ट में स्वीकार कर लिया गया था। तो ये पॉइंट आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे, इस एक्ट का यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है। तो 1919 वाला जो ये एक्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से इस एक्ट को जाना जाता है। इसकी जो विशेषताएं थी वो थी इंट्रोड्यूस डायरसी इन द प्रोविंसेस, सब्जेक्ट डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर एंड रिजर्व्ड। ठीक है। अब यहां से जो है राज्यों को हड़पना इन्होंने चालू कर दिया था। इंट्रोड्यूस्ड वाइकेमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर and also provided for Central Public Service Commission established in 1926। ये आपने देखा था 1926 में जो है इसको स्टेब्लिश किया गया। जो आज आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, इसकी शुरुआत दोस्तों एक्चुअल में जो हुई मानी जाती है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा मानी जाती है। और एक्चुअल में इस एक्ट के बाद में जो है ना, जो सेंट्रलाइजेशन पहले किया था सरकार ने, सेंट्रलाइजेशन जो हुआ था 1773 के ठीक है रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, अब उसे डिसेंट्रलाइजेशन करना प्रारंभ कर दिया गया। और इसके अलावा डेमोक्रेटिक फ्लेवर भी यहां से देखना प्रारंभ हो चुका था। जी हाँ, पहले सेंट्रलाइजेशन हुआ, सारी पावर सेंटर के पास उन्होंने रखी कंपनी ने, लेकिन अब जो है जनता का भड़काव और जनता की मांग, कांग्रेस की मांग, कई सारे चैलेंजेस जो है ब्रिटिश जो है क्राउन के सामने ही कहेंगे, कंपनी ने बल्कि क्राउन के सामने जो है अब कई चैलेंजेस आ रहे थे। तो उन चैलेंजेसों को देखते हुए इंडियंस को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए अब छोटे छोटे कुछ राइट जो है गवर्नमेंट अब इंडियंस को दे रही थी, है ना। तो इसी दौरान जो है अब सेंट्रलाइजेशन जो पहले हुआ था फर्स्ट एक्ट के माध्यम से, अब उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना प्रारंभ कर दिया। दैट मींस कि अब जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको भी अधिकार देना प्रारंभ कर दिया था, स्टेट गवर्नमेंट को, और जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको भी अब अधिकार देना प्रारंभ हो गया। और साथ ही साथ में अब कुछ जो है यहाँ पर लोकतंत्र की झलक भी अब हमें यहाँ से नजर आने लगी थी 1919 के एक्ट से। इसके अलावा उसके बाद में एक दमदार एक्ट आता है 1935, जिसे कहा जाता है 1935 का एक्ट। दोस्तों आज के वर्तमान के संविधान को अगर हम देखें, तो आज के संविधान का जो है लगभग 200 से भी ज्यादा, कहूं कि 200 से भी ज्यादा ऐसे एक्ट है, ऐसे जो है आर्टिकल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सीधे सीधे 1935 के एक्ट से ले लिए गए थे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था ये। इसकी कुछ विशेषताओं की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो है ना, इंडिपेंडेंस, हमारी स्वतंत्रता से पहले जो एक्ट आया, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट में से एक ये था। इसके अलावा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड फेडरल स्ट्रक्चर, ये प्रोवाइड इसके द्वारा किया गया था। इस एक्ट 1935 के एक्ट से ही जो है फेडरल स्ट्रक्चर भारत में आया था, जिसे हम संघवाद कहते हैं। संघवाद, ठीक है ना। संघवाद में केंद्र होगा, स्टेट होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी, सबके पास में अपने अपने अधिकार होंगे सेपरेटली। इसके अलावा एक फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की गई 1937 में। 1937 फेडरल कोर्ट की स्थापना, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और इंट्रोड्यूस द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये, बहुत इंपॉर्टेंट कदम था, मजबूरी में उठाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट था कि अब गवर्नमेंट जो है अब कुछ मायनों में रिस्पॉन्सिबल होगी, जवाबदेह सरकार की स्थापना भी यहीं से की गई, इस एक्ट के द्वारा ही की गई थी। So this act became the blueprint of our present constitution. Many of its provisions were later adopted by the Constituent Assembly. जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि इससे कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, संविधान सभा ने सीधे सीधे उठा करके संविधान में इंक्लूड कर लिए बिना किसी चेंजेस के। और कुछ प्रोविजंस को हालांकि चेंज के बाद में भी उसको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन मैक्सिमम ऐसे आर्टिकल थे, मैक्सिमम प्रोविजंस थे जो 1935 के इस एक्ट से सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया था। ओके, नेक्स्ट जो एक्ट रहा, अब उसमें जो है अब समय की उसमें चेंजेस आ चुका था, बदलाव आ चुके थे, क्योंकि 1935 के एक्ट के बाद में ब्रिटिश रूल जो है लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था।
अब तक ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि वो अब भारत में रूल नहीं कर पाएंगे, भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्यों? क्योंकि अब जो है ना स्वतंत्रता की मांग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत ज्यादा अब ब्रिटिश लोग परेशान हो चुके थे, ब्रिटिश में रूल करने की स्थिति में अब वो नहीं थे। अब जो एक्ट आना था, फाइनली जो एक्ट आना था, जिसका कई सालों से इंतजार कर रही थी ब्रिटिश जो है भारतीय कांग्रेस, वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये एक्ट भी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है इस एक्ट को पारित किया गया, ठीक है ना। याद रखिएगा ये भारत में पारित नहीं बल्कि सब इंग्लैंड में पारित हो रहे थे। तो इंग्लैंड में पारित हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिया वॉज, और इस एक्ट के माध्यम से इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट एंड सोरेन नेशन। इस एक्ट में स्पष्टतः बता दिया गया कि भारत अब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है और संप्रभु राष्ट्र है। इसी एक्ट में एक विशेषता इसकी अन्य ये थी कि इस एक्ट में पार्टीशन को भी क्लियर कर दिया गया था, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की भी जो है इसी से परमिशन मिली थी कि अब हम संविधान सभा का निर्माण करें ताकि हम संविधान बना पाए। और संविधान सभा जो है सोरेन होगी, सोरेन बॉडी होगी, मतलब संप्रभु बॉडी होगी। इंडियन जो जिसको चाहे संविधान सभा में शामिल करे ना करे, वो अपनी मर्जी के अनुसार संविधान का निर्माण करे जैसे वो अपना देश चलाना चाहे। क्लियर है? तो अब जो है ना इंडिया के पास में अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की